नमस्कार। हाल फिलहाल के साथ हाजिर हूं मैं जयशंकर गुप्त। आज हम बात करेंगे पंजाब विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र बदलते राजनीतिक माहौल और इसको लेकर कांग्रेस में हो रही उथल पुथल की। पंजाब में कांग्रेस के कथित मास्टर स्ट्रोक को लेकर बवाल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ पंजाब प्रदेश कांग्रेस से त्यागपत्र दे चुके इसके अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यानी पंजाब सरकार के बीच हुए समझौते को लेकर असमंजस बना हुआ है, तो दूसरी तरफ आशंकाओं को सच साबित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से नाता तोड़ने की घोषणाएं कर रहे हैं। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ उनकी मुलाकात के बाद अटकलें लग रही हैं कि भाजपा के परोक्ष समर्थन सहयोग से वह नई पार्टी बना सकते हैं। किसान हितों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार से विवादित कृषि कानूनों में कुछ संशोधन करवाकर पंजाब में वह कांग्रेस का चुनावी खेल बिगाड़ने का खेल खेल सकते हैं। उन्हें उम्मीद है कि चन्नी मंत्रिपरिषद से बाहर हुए मंत्रियों और चुनाव के समय कांग्रेस के टिकट से वंचित उनके करीबी कांग्रेसी उनके साथ आ सकते हैं। अकाली दल और आम आदमी पार्टी के असंतुष्ट और अलग हुए धड़ों के लोग भी उनसे जुड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता और विधायक उनके साथ खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन वह खुद लगातार आक्रामक हैं और कांग्रेस आलाकमान के विरुद्ध सक्रिय G23 के नेताओं के साथ भी संपर्क बनाए हुए हैं। कांग्रेस में आलाकमान के विरुद्ध एक अरसे से सक्रिय G23 समूह के नेता भी पंजाब के बदले घटनाक्रमों के मद्देनज़र काफ़ी मुखर हो गए हैं। नेतृत्व परिवर्तन और चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में पंजाब में पहला दलित मुख्यमंत्री, जाट सिख सुखजिंदर सिंह रंधावा और हिंदू नेता ओम प्रकाश सोनी को उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस आलाकमान सोचने लगी थी कि इस बेहतर सामाजिक समीकरण से उसे पंजाब का राजनीतिक किला फतेह कर लेने में आसानी होगी। यह भी कि सिद्धू के रूप में जाट सिख प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और दलित मुख्यमंत्री को सामने रखकर वह अगले विधानसभा चुनाव में बड़े बहुमत से जीत हासिल कर लेगी। लेकिन मुख्यमंत्री चन्नी की सक्रियता और उनके कुछ शुरुआती फैसलों और घोषणाओं के बाद इस तरह का माहौल भी बनने लगा था। लेकिन एक तो नेतृत्व परिवर्तन के तरीके से खुद को अपमानित महसूस करने वाले अमरिंदर सिंह की बगावत और फिर चन्नी सरकार के काम शुरू करते ही उसके कुछ फैसलों को लेकर नाराज सिद्धू के त्यागपत्र का इसमें फच्चर लग गया। सिद्धू के त्यागपत्र ने अगले साल मार्च महीने में उम्र के 80 साल पूरा कर रहे अमरिंदर सिंह को नए सिरे से सक्रिय होने और आलाकमान के खिलाफ आक्रामक होने का बहाना दे दिया। उन्होंने सिद्धू को अस्थिर दिमाग तथा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अनुभवहीन करार देते हुए आरोप लगाया कि सिद्धू के दबाव में उन्हें अपमानित और अपदस्थ किया गया। हालांकि भाजपा नेताओं के साथ उनकी मेल मुलाकातों और उनकी बयानबाजियों ने साबित किया है कि अमरिंदर सिंह को हटाने का आलाकमान का फैसला कितना सही था। लेकिन कांग्रेस आलाकमान को जोर का झटका तब लगा जब नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र की घोषणा कर दी। सिद्धू इस बात से नाराज थे कि चन्नी सरकार ने उन्हें भरोसे में लिए बगैर अपनी मंत्रिपरिषद बना ली। उनके विरोध को दरकिनार कर पुलिस महानिदेशक के पद पर विवादित इकबाल प्रीत सरोता तथा एडवोकेट जनरल के पद पर अमनप्रीत सिंह देओल की नियुक्ति कर दी। सिद्धू इन दोनों पर बेअदबी मामले में दोषी नेताओं और पुलिस अफसरों की मदद करने और उनका केस लड़ने के आरोप भी लगाते रहे हैं। दरअसल चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही उनके साथ साए की तरह लगे रहे और गाहे बगाहे उनकी पीठ पर हाथ धरते रहे सिद्धू ने खुद को सुपर चीफ मिनिस्टर और चन्नी को कागजी मुख्यमंत्री समझना शुरू कर दिया था। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत के एक ट्वीट से भी गलतफहमी हुई कि विधानसभा का अगला चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बाद में आलाकमान को सफाई देनी पड़ी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू और मुख्यमंत्री चन्नी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। उधर राजनीति के एक अनुभवी और मजे खिलाड़ी की तरह से चन्नी ने शुरुआत में ही अपने कुछ राजनीतिक और जनहितैषी फैसलों के साथ आम आदमी से जुड़ाव वाली अपनी छवि पेश कर साफ कर दिया कि वह कागजी और रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री नहीं है। सिद्धू को भी अपनी हैसियत का जल्दी ही अंदाज़ा लगने लगा, लेकिन चन्नी सरकार के एक दो विवादित फैसलों ने उन्हें मौका दे दिया और उन्होंने त्यागपत्र देकर आलाकमान की उलझन बढ़ा दी। उनकी तुनक मिजाजी और बात बात पर बतंगड़ बनाने की उनकी कार्यशैली को लेकर कांग्रेस का आलाकमान भी नाराज हुआ। आलाकमान ने त्यागपत्र नामंजूर करते हुए कह दिया कि उनकी नाराज़गी और त्यागपत्र का मसला पंजाब के लोग आपस में ही मिल बैठकर निपटाएं। पंजाब के लिए प्रभारी हरीश रावत को उत्तराखंड के चुनाव में व्यस्त होने के नाम पर
पंजाब से दूर कर दिया गया और उनकी जगह सह प्रभारी हरीश चौधरी को काम पर लगा दिया गया। चौधरी और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू से मिलकर उनकी नाराजगी दूर करने के लिए एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जिससे न सिद्धू को झुकना पड़े और न ही सरकार की भद पिटे। संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल के लिए प्रभारी हरीश चौधरी, मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू की एक समिति बना दी गई। बेअदबी मामले में विवादित भूमिका वाले लोगों को डीजीपी और एडवोकेट जनरल बनाने को लेकर सिद्धू की आपत्तियों के मद्देनज़र सरकार ने साफ किया कि इकबाल प्रीत सहोता को एडिशनल चार्ज दिया गया है। नए डीजीपी के लिए 10 नाम संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिए गए हैं। वहां से जो 3 नाम फाइनल होंगे उनमें से किसी एक को डीजीपी बनाया जाएगा। नए एडवोकेट जनरल देवोल को लेकर सिद्धू की आपत्ति के मद्देनज़र श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामलों से उन्हें परे रखकर उसकी पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजविंदर सिंह बैंस को स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनाया गया। दरअसल गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला पंजाब में और ख़ास तौर से पंथिक सिख समुदाय की भावनाओं के साथ जुड़ा है। 2015 में बरगाड़ी गांव के गुरुद्वारा साहिब के बाहर भद्दी भाषा वाले पोस्टर लगाए और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी से नाराज सिख समाज में व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में इसकी कीमत अकाली दल और भाजपा गठबंधन सरकार को करारी हार के रूप में चुकानी पड़ी थी। अमरिंदर सरकार में भी इस मामले को लगातार हवा देते रहे सिद्धू उन पर बेअदबी मामले के गुनहगार नेताओं और अफसरों के प्रति नरमी बरतने के आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन इस मामले में बीच के फार्मूले पर बनी सहमति के बाद लगा था कि सिद्धू अब त्यागपत्र वापस ले लेंगे। ऐसा नहीं करके उन्होंने ट्वीट किया कि मैं गांधी जी और शास्त्री जी के विचारों पर कायम रहूँगा, पद मिले या न मिले मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़ा रहूँगा। सभी नकारात्मक शक्तियों को मुझे हराने की कोशिश करने दीजिए, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा की हर बूंद के साथ पंजाब जीतेगा, पंजाबियत जीतेगी और हर पंजाबी जीतेगा। उनके हाव भाव से तो लगता है कि चन्नी सरकार से उनकी नाराज़गी पूरी तरह से अभी दूर नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने भी साफ कर दिया है कि अगर अब भी सिद्धू नहीं मानते हैं तो उनकी जगह प्रदेश कांग्रेस की कमान किसी और को सौंपी जा सकती है। लेकिन पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और इस तरह की उथल पुथल से कांग्रेस में एक अरसे से सक्रिय असंतुष्ट नेताओं या कहें G23 के सदस्यों को भी खुलकर सामने आने का मौका मिल गया। कई वरिष्ठ नेता गांधी परिवार के नेतृत्व को खुलेआम चुनौती देने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने अपने घर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस में तो अभी कोई अध्यक्ष है नहीं, पता नहीं कि फैसले कौन ले रहा है। सिब्बल के बयान को लेकर पार्टी के भीतर विवाद हो गया। G23 के नेता एक तरफ दिखे तो गांधी नेहरू परिवार के वफादार नेता दूसरी तरफ। सिब्बल के निवास पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ भी की। G23 के नेता गुलाम नबी आज़ाद, मनीष तिवारी इसके विरोध में खुलकर सामने आए। आज़ाद ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाने की मांग भी की और कहा कि इस बैठक में पंजाब की उथल पुथल और पार्टी से नेताओं के हो रहे मोहभंग पर चर्चा की जा सकती है। इस बीच उनके सुर में सुर मिलाते हुए पी चिदम्बरम ने भी ट्वीट कर कहा कि जब हम पार्टी के भीतर कोई सार्थक बातचीत नहीं कर पाते हैं तो मैं बहुत ही असहाय महसूस करता हूं। मैं तब भी असहाय और आहत महसूस करता हूं जब एक सहकर्मी और पूर्व सांसद के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नारे लगाने वाली तस्वीरें देखता हूं। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के महासचिव अजय माकन और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने G23 के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आला कमान ने अभी तक मुंह नहीं खोला है। कहा जा रहा है कि श्रीमती गांधी जल्द ही कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाकर उसमें ही इन सब मुद्दों पर विचार कर सकती हैं और अपना जवाब भी दे सकती हैं। दरअसल कांग्रेस में शिखर नेतृत्व के स्तर पर उहापोह और असमंजस की स्थिति ने भी असंतुष्ट स्वरों को अवसर दिया है। सोनिया गांधी की बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के मद्देनज़र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खुलकर सामने नहीं आने और यह साफ नहीं करने के कारण भी कांग्रेस का संकट बढ़ रहा है कि वह पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की कमान संभालेंगे भी कि नहीं। कांग्रेस खेमे से लगातार इस तरह की सूचनाएं छन कर आ रही हैं कि राहुल गांधी अपने मन मिजाज की लेफ्ट ऑफ द सेंटर कांग्रेस बनाने की कवायद में लगे हैं। ऐसा कभी इंदिरा गांधी ने भी 1970 के दशक में किया था। लेकिन पिछले सप्ताह पूर्व कम्युनिस्ट नेता
कन्हैया कुमार और दलित युवा नेता गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को कांग्रेस में शामिल करवाकर राहुल गांधी ने इसी तरह के संकेत देने की कोशिश की है। गुजरात में भी अगले साल ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि वहां अभी तक कांग्रेस का पूर्णकालिक अध्यक्ष तक नहीं है। इस तरह की शिकायतें अन्य कई राज्यों में भी हैं जहां संगठनात्मक पद लंबे अरसे से खाली पड़े हैं। इसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। कांग्रेस लाकमान के पास इतनी फुर्सत भी नहीं है कि खाली पदों को भरा जा सके। लेकिन कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार के वर्चस्व का विरोध कर रहे नेताओं ने भी अतीत में पार्टी को मजबूत करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया और न ही ऐसा कोई चेहरा ही वे लोग पेश कर सके जो आगे आकर कांग्रेस की कमान संभालने का दावा कर सके। G23 के अधिकतर नेताओं की अपने बूते कहीं भी चुनाव लड़ने और जीतने की हैसियत नहीं दिखती। वे किसी और के भरोसे ही बैतरणी पार करने अथवा आलाकमान पर दबाव बनाकर कुछ हासिल करने की कवायद में ही जुटे रहते हैं। राहुल गांधी अकेले जिस तरह से खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनकी भाजपा, उनके करीबी पूंजीपतियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ मोर्चा लेते हुए बोलते हैं, कांग्रेस के असंतुष्ट हों या वफादार खुलकर उनके साथ लामबंद नहीं दिखते हैं। कांग्रेस की इस अंदरूनी कलह से कल तक पंजाब में अपने अस्तित्व रक्षा की चिंता में लगी भाजपा के नेता अब भी मजे लेने की स्थिति में आ गए हैं। वे कह रहे हैं कि देखो, भाजपा ने उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन बड़ी आसानी से कर लिया, लेकिन पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन के बाद कांग्रेस में उथल पुथल शुरू हो गई है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह के बीच महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना ने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर तंज करते हुए कहा है कि कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस को डुबोने की सुपारी ले ली है। राहुल गांधी कांग्रेस के किले की मरम्मत कर किले की सीलन और गड्ढों को भरना चाहते हैं, लेकिन पुराने लोग उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस का टॉनिक शीर्षक के तहत संपादकीय के अनुसार लगता है कि राहुल गांधी को रोकने के लिए कांग्रेस के कुछ लोगों ने भाजपा से हाथ मिला लिया है। लेकिन कांग्रेस का संकट सिर्फ अंदरूनी ही नहीं है। अतीत में कांग्रेस से अलग हुए नेता भी इसके लिए लगातार सिरदर्द बन रहे हैं। खासतौर से पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्तारूढ़ हुई तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी 2024 के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी संभावित दावेदारी पेश करने में जुट गई हैं। इस क्रम में कई राज्यों में अपनी पार्टी को खड़ा करने के क्रम में वह कांग्रेस में ही सेंध लगा रही हैं। असम और त्रिपुरा में कांग्रेस के बड़े नेता रहे संतोष मोहन देव की बेटी सुष्मिता देव को तोड़ लेने के बाद उन्होंने गोवा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फलेरियो को अपनी पार्टी में मिला लिया। मेघालय में भी पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के उनके साथ जुड़ने की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा से उनकी पार्टी में आ रहे सांसद विधायकों की कतार के साथ ही भवानीपुर में उनकी खुद की तथा जंगीपुर और शमशेरगंज के उपचुनाव में भी उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को भारी जीत से उनका मनोबल और बढ़ा है। कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार के विरुद्ध सक्रिय असंतुष्टों के साथ ही अतीत में कांग्रेस से अलग हुए आंध्र प्रदेश में वायएसआर कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव, शरद पवार की एनसीपी के लोग भी निकट भविष्य में उनके राजनीतिक गठजोड़ कर सकते हैं। उनकी उम्मीदें उड़ीसा में नवीन पटनायक, कर्नाटका में देवेगौड़ा के जनता दल एस, यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव तथा कुछ और गैर कांग्रेसी गैर भाजपा दलों और नेताओं के ऊपर भी टिकी हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी कांग्रेस के इमरान मसूद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे कद्दावर नेताओं को तोड़कर कांग्रेस को कमज़ोर करने की कवायद में लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के घटनाक्रम और ख़ास तौर से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजे भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय पर अपने गूढ़ गंभीर विवेचन के साथ। और हाँ, हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हों तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, प्रतिक्रिया भी दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। नमस्कार।